वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज की क्लास वीर सावरकर जी के ऊपर होगी। भारत माता के वीर सपूत, महान क्रांतिकारी वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर ये हमारी क्लास होगी, है ना। तो बेटा क्या आप लोग जानते हैं ये इतने बड़े भारत माता के वीर सपूत कैसे कहलाए? हम उनको यही कहकर बार बार संबोधित करेंगे, है ना, क्योंकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उनको कायर बोलते हैं, भगोड़ा बोलते हैं, गांधी जी की हत्या की साजिश रखने वाला भी बोलते हैं। कुछ लोग उनको सिर्फ हिंदुत्ववादी नेता बोलते हैं, है ना। लेकिन वो ये वो लोग हैं, ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो किसी का भी अपमान कर सकते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। इतने बड़े महान क्रांतिकारी नेता वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान दिया। इनके दो बड़े भाई थे, वो भी उस समय सेल्यूलर जेल में अंडमान निकोबार में उम्र कैदी की सजा काट रहे थे, है ना। पूरा परिवार ही तो देश के लिए न्योछावर था इनका। और आज ये ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं उनके परिवार के लिए, विनायक दामोदर सावरकर जी के लिए। ऐसे आदमी, कुछ घृणात्मक कुछ आदमी हैं, मैं उनके लिए कुछ ऐसे वर्ड यूज करूंगा जो कि वैसे तो आमतौर पर नहीं करने चाहिए, लेकिन वो गंदे आदमी हैं, वो घृणात्मक आदमी हैं जिनसे घृणा आती है हमें। जो भी भारत माता का वीर सपूत होगा, जो भी थोड़ा सा भी देश के लिए अपना योगदान देना चाहता है, वो इन लोगों से दूर रहिए जो वीर सावरकर जी को कायर बोलते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं क्या सावरकर हूं, है ना। सोचिए ये बात किसने बोली है और ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। देखो मैं माफी नहीं मांगूंगा, देखो ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने माफी मांगी अंग्रेजों से और वो 2 दिन भी जेल की सजा नहीं काट सके, तीसरे दिन जेल से बाहर आ गए थे। मैं बात कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू की। जब जवाहरलाल नेहरू 1923 में जेल की सजा उनकी हुई थी 2 साल की, 2 दिन के अंदर इतने परेशान हो गए, अपने पिताजी से बोला, मोतीलाल नेहरू से, उन्होंने गवर्नर जनरल को बोला और गवर्नर जनरल ने बोला माफीनामा दे दीजिए। तुरंत माफीनामा दिया गया, शाम को रिहाई हो गई उनकी, है ना। ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर के बारे में बोलते हैं, है ना। मैं आपको बताऊंगा वीर सावरकर जी का जीवन परिचय। देखिए सुनिए, विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 में पुणे महाराष्ट्र में नासिक में हुआ था, है ना। उनके चाहने वाले उनको वीर सावरकर कहते थे। ये एक क्रांतिकारी थे, एक इतिहासकार हैं, एक लेखक हैं, एक बहुत बड़े वकील हैं और एक कवि हैं बहुत बड़े, है ना। एक हिंदू महासभा के बहुत बड़े चेहरे थे वीर सावरकर। बार बार वीर शब्द हम लगाएंगे क्योंकि बेटा ये इतने महान क्रांतिकारी नेता हैं, आप इनके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये वो आदमी हैं जिन्होंने अपने जीवन के 10 साल काला पानी की सजा काटी है। कोल्लू में जैसे बैल चलता है ना, ऐसे अंग्रेजों ने इनके साथ ऐसे ऐसे अत्याचार किए थे। इन्होंने माफी ऐसे ही नहीं मांगी, गांधी जी ने इनको माफी मांगने के लिए बोला था कि आप उनसे माफी मांगने में कुछ नहीं होता, आप माफी मांगिए और यहां पर आके देश के लिए, और भी देश को आपकी आवश्यकता है, ठीक है ना। गांधी जी ने भी उनको ये बात बोली थी और उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार माफीनामा लिखा क्योंकि वो जानते थे यहां पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं वापस जाकर इंडिया जाकर मैं वापस अपने देश के लिए काफी कुछ कर सकता हूं। ये उनकी स्ट्रेटजी थी, है ना। कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं जो नहीं समझ पाते, वो बोलते नहीं वो तो माफीनामा लिखा उन्होंने। अरे मूर्खों, ये देखो जिनका पूरा परिवार देश के लिए न्योछावर हो गया, क्या वो इन छोटी छोटी चीजों से डरेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहां पर वो रिहा होकर, वहां जब से इंडिया में आए, रिहा होकर वो इंडिया में आए और आते ही फिर से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में फिर से जुट गए, है ना। इतने बड़े नेता, इतने बड़े क्रांतिकारी आदमी, देखिए उनके बारे में। एक हिंदू महासभा के बहुत बड़े प्रमुख चेहरे थे वो। पिता का नाम दामोदर पंत, मां का नाम राधाबाई, बड़े भाई का नाम गणेश जी, उनसे छोटे भाई का नाम नारायण दामोदर, बहन का नाम नैनाबाई, पत्नी का नाम यमुनाबाई, पुत्र का नाम विश्वास सावरकर और पुत्री का नाम प्रभात। इनकी माता का देहांत हो गया हैजे से जब ये 7 वर्ष के थे केवल। पिता का देहांत भी 1899 में हो गया जब प्लेग की महामारी आई थी भारत के अंदर, तभी। बड़े भाई गणेश सावरकर ने इनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाई और बखूबी निभाई। इन्होंने 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पूरी की। उसके बाद जो यमुनाबाई है, उनके पिताजी यानी इनके जो ससुर हैं, उन्होंने बीए की पढ़ाई इनकी पूरी कराई पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से।
पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से उनको उनकी पढ़ाई पूरी कराई, इनके ससुर जी ने जिम्मेदारी उठाई। उसके बाद ये कहां चले गए, उसके बाद ये चले गए कहां पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में उन्होंने अपनी वकालत पूरी की और वकालत पूरी करने के साथ ही उनको वहां पर कोई भी वकालत करने का कोई भी काम नहीं दिया गया, इसलिए इंडिया आते हैं। लेकिन इंडिया आने से पहले देखो वहां पर क्या किया। 1904 में यहां पर आप देख सकते हो, 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन उन्होंने बनाया और 1905 में बंगाल विभाजन के बाद विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। विदेशी वस्त्रों की होली सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर जी ने जलाई थी, गांधी जी ने नहीं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में 1920 में ऐसा किया, लेकिन ये 1905 में कर चुके थे। गांधी जी ने भी इनकी इतनी तारीफ की है कि देश को वीर सावरकर जैसे नेताओं की आवश्यकता है। ये बड़े चतुर हैं, बड़े साहसी हैं, देश को इनकी जरूरत है। ये तो गांधी जी ने बाद में ये बात बोली थी, है ना। लेकिन देखो बड़ी दुख की बात है, हमारे देश के कुछ आदमी ऐसा बोलते हैं, उनके बारे में ऐसे अपशब्द निकालते हैं। देखिए, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की तलवार नामक पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए उनके, ठीक है। बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी अनेक लेख छपे उनके। सावरकर जी रूसी क्रांतिकारियों से बड़े प्रभावित थे। सावरकर जी ने 10 मई 1907 को इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जयंती मनाई। ये इसी दिन 10 मई को ये स्वतंत्रता संग्राम की जयंती क्यों मनाई गई? क्योंकि बेटा 10 मई 1857 में भारत के अंदर पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया था। यानी कि जो क्रांति थी 1857 की, कुछ लोगों ने इसको भारत का गदर कहा है, लेकिन ये पहला बंदा है वीर सावरकर जिन्होंने ये गदर नहीं बोला। इसके बारे में इन्होंने बोला नहीं, आप लोग गलत बोलते हो, ये गदर नहीं है, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ओके, ऐसा बंदा, एक ऐसे वीर, बड़े क्रांतिकारी वीर सावरकर के जी के बारे में आप कैसे सोच भी कह सकते हो? इन लोगों को बेटा जवाब दीजिए, देश आपसे है अभी, है ना। तो इन लोगों को जो ऐसा बोलता है हमारे क्रांतिकारी के बारे में, हमारे शहीदों के बारे में ऐसे अपशब्द निकालते हैं, उनको देश से बाहर निकालिए, उनके खदेड़ दीजिए उनको, ठीक है ना। उनको उनके मुंह पे जवाब दीजिए आप। तभी चुप रहने का समय चला गया। अभी हम क्यों सहते रहे? हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनके बारे में हम कम से कम ये अपशब्द तो नहीं सुन सकते ना, है ना। आगे देखिए बेटा, इसमें जून 1908 में उनकी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये तैयार हो गई थी, लेकिन पैसा नहीं था, मुद्रण के लिए काफी समस्या बनी, छपाई नहीं हुई। बाद में कैसे कैसे करके गुप्त रूप से हॉलैंड से यह प्रकाशित की गई थी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1909 में उन्होंने लंदन से वकालत पूरी कर ली, लेकिन वहां उनको वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। इस पुस्तक को सावरकर ने उन्होंने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को सावरकर ने बाद में चोरी छिपे खंड खंड करके भारत में पहुंचाया, भारत में क्रांति लाई। इस चीज से सावरकर लंदन में इंडिया हाउस में रहते थे, वहीं पर अपने भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित वो करते रहे, है ना। देखिए, उन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों की जड़ों को कैसे उखाड़ा जा सकता है भारत से। 1 जुलाई 1909 में मदनलाल ढींगरा, जो उनके अनुयायी माने जाते हैं, मदनलाल ढींगरा के द्वारा विलियम कर्जन की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या की साजिश करने का आरोप वीर सावरकर जी पर भी लगता है, लेकिन सबूत के अभाव में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद में 13 मई 1910 को उनको लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। 8 जुलाई 1910 को मिस मोरिये नामक जहाज से वो भारत लाए जाते हैं। वह सीवर होल से भाग निकले। जो सीवर होल होता है, जो अपना तय खाने का मलमूत्र रास्ता जो होता है, मलमूत्र त्यागने का जो रास्ता होता है, उसके द्वारा बेटा वो वहां से भाग निकले। कई किलोमीटर की समुद्री जो तैराकी है उन्होंने की और फिर वो वहां पर किनारे पर पहुंचे। लेकिन अफसोस की बात, जिस आदमी से वहां मिलने की बात हुई थी वो समय पर वहां नहीं पहुंचे, इसलिए उनको दोबारा से फिर से पकड़ लिया गया, ठीक है ना। देखिए
24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और इसके बाद 31 जनवरी 1911 को उनको दोबारा आजीवन कारावास की सजा दी गई। विश्व के इतिहास में यह पहली और अनोखी घटना थी जिसमें 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इकलौता क्रांतिकारी भारत का जिसको 2 बार आजीवन, जब तक मर नहीं जाते, जब तक आदमी एक ही बार तो मरेगा, लेकिन अंग्रेजों ने इनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी थी। ठीक है ना, इकलौता क्रांतिकारी भारत का ऐसा। सावरकर ने अपने मित्रों को बम बनाना, गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करना सिखाया था, है ना। अगला देखिए पॉइंट, मदन लाल ढींगरा के सहयोगी के कारण इनको वह सजा दी गई क्योंकि सावरकर जी ने उनकी गतिविधियों को सही बताया था। मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई थी। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत 7 अप्रैल 1911 को उनको काला पानी की सजा पर सेल्यूलर जेल में भेजा गया। यहां पर उनको काला पानी की सजा के लिए भेजा गया। कहां पर? अंडमान निकोबार में। इनके दोनों बड़े भाई भी वहीं पर सजा काट रहे थे। पूरा परिवार ही न्योछावर था देश के लिए, है ना। ये वो काला पानी है जहां पर एक काल कोठड़ी होती है छोटी सी, वहां पर कोल्हू के बैल की जगह इनको जोड़ दिया जाता है। ये पूरे दिन चक्कर लगाते हैं और वो जो कोल्हू चलता है उससे तेल निकलता है। डेली एक बंदा 2 से 3 लीटर तेल निकालता है ऐसे घूमकर। ऐसे ही तेल नहीं निकलता, पूरे दिन उसको घुमाना पड़ता है और वो बहुत भारी होता है। ये शरीर में हल्के थे इसलिए बेहोश हो जाते। इनको फिर पानी मार के इनको जगाते और फिर से कोल्हू चलवाते। कोड़ों से मारा जाता था जब तक बेहोश नहीं हो जाते, ऐसे भी करते थे। मलमूत्र त्यागने के लिए वही छोटी सी जगह होती थी, वहीं पर रहिए, वहीं पर बीमार हो जाइए और हर तीसरे चौथे दिन वहां पर फांसी दी जाती थी भारतीयों को, है ना। इसीलिए इन्होंने सोचा यहां पर तो मैं सड़ के मर जाऊंगा, अपने देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और गांधी जी ने भी, अन्य व्यक्ति जो थे उन्होंने भी ये बोला था कि आप देश को आपकी आवश्यकता है, आप माफीनामा देकर यहां पर आइए और देश को कुछ और दिशा दीजिए। इसलिए इन्होंने बेटा माफीनामा लिखा और माफी जब इनको मिली तो भारत में आकर फिर से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में वो जुट गए। ये मूर्ख आदमी ऐसे बोलते हैं कि नहीं उन्होंने तो माफीनामा दिया, वो डरपोक थे, वो कायर थे। ऐसे नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल पूरा परिवार देश के लिए न्योछावर था उनका, है ना। ये लोग समझ नहीं पाते। जो आदमी लंदन में रहकर, अंग्रेजों के घर में रहकर उनके आंख दिखाता है जो आदमी, वो इनसे डर जाएगा? बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए 1911 में काला पानी की सजा पर सेल्यूलर जेल उनको भेजा गया। वहां कोल्हू के बैल की तरह काम लिया गया जाता था उनसे, और जो कोई कैदी रुक जाए उनको कोड़ों से पीटा जाता तब तक बेहोश ना हो जाए जब तक कोड़े उनके लगाए जाते थे। उनको कभी पेट भर खाना नहीं दिया जाता, ना पानी दिया जाता। वीर सावरकर 4 जुलाई 1911 से 11 मई 1921, देखो उनका जेल का समय सुनिए, 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक वो बंदा जेल में रहता है। 10 साल काला पानी की सजा। और आज के समय में जो बंदे जो बोलते हैं ना कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो सावरकर नहीं है, उनको डूब के मरना चाहिए। अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए। मैं बताऊं जवाहरलाल नेहरू की बात, 1923 में जब उनको 2 साल की सजा हुई थी तो पंजाब में नाभा जेल में सिर्फ 2 दिन भी नहीं गुजार पाए। वो अपने पिताजी से रिक्वेस्ट की, उनके पिताजी थे बहुत बड़े वकील मोतीलाल नेहरू, उन्होंने गवर्नर जनरल से, उस समय के जो वायसराय हैं उनसे बात की। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, माफीनामा लिखवा दीजिए, शाम तक रिहा कर देंगे। ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। तीसरे दिन तो वो रिहा भी हो चुके थे बेटा। ऐसे आदमी जो बोलते हैं हम माफी नहीं मांगेंगे, 2 दिन जेल की सजा नहीं काट सके, जो कि इंडिया में ही थी, जो कि ऐसी खतरनाक ऐसी सजा उनको नहीं मिली, सिर्फ 2 साल की सजा मिली थी। एक बंदा वो है जो 10 साल के लिए सजा काटता है, और वो भी 2 बार, जब तक मर नहीं जाते तब तक 10 साल तो वो काट चुके थे, लेकिन और भी वहीं पर सड़ सड़ के मरना था, है ना। इसलिए वो बंदा सोचता है मैं देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एक तरीका, एक ट्रिक अपनाते हैं कि कैसे मैं छूट सकता हूं यहां से। क्योंकि गांधी जी ने भी, अन्य क्रांतिकारियों ने भी इनको बोला था देश को आपकी आवश्यकता है, आप आइए, कैसे भी करके आइए। इसलिए उन्होंने माफीनामा लिखा था। ओके, वो लिखते हैं बाद में आकर भी, ये बात बताते हैं सबको। फिर भी कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए
ऐसा बोलते हैं। बात बेटा उनके निजी स्वार्थ की है, बिल्कुल। उनको चिढ़ इससे नहीं है कि उन्होंने अपना माफीनामा लिखा, उनको कायरता से चिढ़ नहीं है, उनको चिढ़ है हिंदुत्ववादी होने से। ध्यान से सुनना बेटा बात, उनको गांधी जी की हत्या करवाने की साजिश से भी कोई मतलब नहीं है इन लोगों को, उनको सिर्फ हिंदुत्ववादी नेता से चिढ़ है ना। क्योंकि हिंदुत्व बेटा अपने धर्म को आगे बढ़ाने का सब लोगों को हक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है ना, इस्लामिक है, मुस्लिम है, सबको अधिकार है इस देश में, सारे धर्म एक समान हैं। तो सब लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने की सोचते हैं। उन्होंने क्या गलत किया? वो भी तो चाहते हैं अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को आगे लेके चलना, है ना। तो कुछ लोग उनकी इस विचारधारा को गलत मानते हैं, इसलिए उनके जो कृत्य थे, उन्होंने जो कर्म किए अपने देश के लिए, उनको भी गलत साबित करने में जुटे हुए हैं, है ना। देखिए बेटा आगे, पोर्ट ब्लेयर की जेल में इतने साल, यानी 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक वो पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बीजी तिलक के कहने पर कानून न तोड़ने के विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई थी। उधर से रिहाई के लिए उनका पत्र लिखा जा चुका था और रिहाई हुई कब? 21 मई 1921 को, ठीक है। सावरकर की यह सोच थी कि अगर वह यहीं रहे तो देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे अंग्रेजों से माफी लेकर भारत आए, फिर से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। महात्मा गांधी ने उनको माफी के लिए प्रेरित किया था कि आप माफी मांगिए, देश को आपकी आवश्यकता है। 26 फरवरी 1966 में उनकी मृत्यु हो जाती है जब वो 82 ईयर्स के थे। देखो जो इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी भी उनके सम्मान में स्टैंप जारी करती हैं, उनके सम्मान में स्टैंप जारी किया था उन्होंने। अगर वो ऐसे नहीं होते तो इंदिरा गांधी जी ऐसा क्यों करती, ठीक है ना। ये जो आज के कुछ नेता उनके बारे में कायर कटु शब्द बोलते हैं, निंदनीय शब्द बोलते हैं, इनको जरा सोचना चाहिए कि ये किसके बारे में, इन लोगों की औकात नहीं है उनके बारे में बोलने की, ठीक है ना। मैं ऐसे निंदनीय शब्द इनके बारे में जरूर यूज करूंगा जो हमारे शहीदों के बारे में, हमारे वीर क्रांतिकारियों के बारे में ऐसे शब्द यूज करते हैं, है ना। जो 2 साल उनके पूर्वज सजा नहीं काट पाए, एक छोटी सी सजा अपने देश के अंदर ही, जो 2 दिन भी नहीं काट पाए, 2 साल की सजा मिली थी लेकिन 2 दिन भी नहीं झेल पाए, तभी रिहाई के लिए माफीनामा दे दिया था उन्होंने, है ना। ये लोग क्या जाने देश कैसे चलता है ना। तो बेटा वीर सावरकर के लिए ऐसे कटु शब्द बोलना बड़े शर्म की बात है। इतने बड़े वीर क्रांतिकारी नेता जिनका पूरा जीवन देश के लिए न्योछावर है ना। पूरा परिवार जुट गया देश के लिए, पूरा परिवार खत्म हो गया उनका। और ऐसे आज अगर कहीं पर ये बोलते हैं आत्माएं होती हैं, कहीं वो सुनते होंगे तो कितना बुरा लगता होगा। देखो जो देश के लिए मरता है, पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी उन्होंने, बलिदान कर दी, क्या ये सब सुनने के लिए, है ना। तो बेटा आज के लिए वीर सावरकर जी के लिए शत शत नमन है हमारा। इनका जन्मदिन हमने कल मनाया था 28 मई को, ठीक है ना। आज ये क्लास मैं आपके सामने रखता हूं। थैंक यू वेरी मच। जरा सोचिए ऐसे आदमियों को हमने क्या बोलना चाहिए जो हमारे इतने बड़े क्रांतिकारी नेताओं के बारे में ऐसा विचार रखते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।